भारतीय राजनीति के गलियारों में ना कुछ नाम सिर्फ गूंजते हैं, लेकिन एक नाम ऐसा है जिसकी खामोशी भी सीधे तूफान का सिग्नल देती है। सोचिए, जब किसी राज्य का अजेय किला अचानक से ढह जाए, जब रातों रात चुनावी गणित पूरी तरह पलट जाए और विरोधियों को भनक तक न लगे कि आखिर ये खेला हो कब गया, तब सत्ता के केंद्र में सिर्फ और सिर्फ एक ही चेहरे की चर्चा होती है। एक ऐसा मास्टरमाइंड जो कैमरों की चकाचौंध से बहुत दूर शतरंज की बिसात पर अपनी चालें कई कई कदम आगे की सोच कर चलता है। नमस्कार दोस्तों, डिकोड विद दुर्गेश यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस खास एक्सप्लेनर में हम एक ऐसे इंसान की पूरी कहानी, उनके रणनीतिक रहस्य और उनसे जुड़े विवादों को डिकोड करेंगे, जिन्हें आधुनिक भारत का चाणक्य कहा जाता है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस रोमांचक सफर की गहराई में उतरते हैं। कहा जाता है कि जहां दूसरों की सोच खत्म होती है ना, ठीक वहीं से उनकी अगली चाल शुरू होती है। और यकीन मानिए, ये महज कोई कहावत नहीं है, ये अमित शाह के राजनीतिक सफर का एक बिल्कुल सटीक वर्णन है। देखिए, इस पूरे विश्लेषण में हम किसी भी राजनीतिक विचारधारा का पक्ष नहीं लेने वाले। हमारा मकसद एकदम साफ है, सिर्फ और सिर्फ उन आंकड़ों, रणनीतियों, तथ्यों और उन गहरे विवादों का निष्पक्ष विश्लेषण करना जिन्होंने एक साधारण से शेयर ब्रोकर को दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का सबसे पावरफुल गेम डिजाइनर बना दिया। आखिर उनके काम करने का तरीका है क्या? कैसे वो एकदम हारी हुई बाजियों को पलट देते हैं? आइए बिल्कुल शुरुआत से शुरू करते हैं। भाग 1, रणनीतिकार का उदय। देखते हैं कि आखिर ये सफर शुरू कहाँ से हुआ। सत्ता के इन बड़े बड़े गलियारों से बहुत दूर साल 1964 में मुंबई के एक रईस स्टॉक ब्रोकर और पीवीसी पाइप व्यवसायी परिवार में अमित शाह का जन्म हुआ। आपको जानकर हैरानी होगी कि उन्होंने सिर्फ 13 साल की उम्र में पहली बार राजनीतिक पोस्टर चिपकाए थे। जी हाँ, सिर्फ 13 साल। लेकिन उनकी जिंदगी का असली टर्निंग पॉइंट तब आया जब 1982 में 18 साल के अमित शाह की मुलाकात एक आरएसएस प्रचारक से हुई। और वो प्रचारक कौन थे? नरेंद्र मोदी। इसके बाद अगर हम अमित शाह की शिक्षा की बात करें ना, तो उन्होंने बायोकेमिस्ट्री में डिग्री हासिल की थी। अब सोचिए, विज्ञान का ये एकदम सटीक फॉर्मूला और शेयर बाजार का उनका अपना तजुर्बा, इन दोनों को उन्होंने राजनीति में उतार दिया। साल 1999 का वक्त था जब उन्होंने घाटे में चल रहे अहमदाबाद जिला सहकारी बैंक की कमान संभाली। और पता है उन्होंने क्या किया? इसे पूरी तरह एक कॉर्पोरेट रणनीति की तरह चलाया और देखते ही देखते बैंक को भारी मुनाफे में ला दिया। मतलब उन्होंने राजनीति को सिर्फ भावनाओं का नहीं, बल्कि विशुद्ध रूप से डेटा और गणित का गेम बना दिया था। अब जरा इस नंबर पे गौर कीजिए, 12। ये कोई साधारण नंबर नहीं है। जब नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे ना, उस वक्त अमित शाह ने राज्य सरकार में एक साथ 12 बड़े कैबिनेट मंत्रालयों का प्रभार संभाला था। जी हाँ, 12। गृह मंत्रालय, कानून, पुलिस, हाउसिंग, ट्रांसपोर्ट जैसे बेहद अहम मंत्रालय, ये सब अकेले अमित शाह के पास थे। ये आंकड़ा ही अपने आप में ये बताने के लिए काफी है कि इन दोनों नेताओं के बीच भरोसे की नींव आखिर कितनी ज्यादा गहरी थी। अगर मोदी चेहरा थे तो शाह उस चेहरे को ताकत देने वाली एक मजबूत मशीन। भाग 2, पतन और वनवास। अब बात करते हैं उस दौर की जब लगा कि सब कुछ खत्म हो गया है। देखिए, हर बड़े राजनीतिक सफर में ना एक ऐसा अध्याय जरूर आता है जहां रणनीतिकार पूरी तरह से टूटता हुआ दिखाई देता है। साल था 2010। अमित शाह पर सोहराबुद्दीन फर्जी इनकाउंटर मामले में हत्या, अपहरण और वसूली के बहुत गंभीर आरोप लगे। सीबीआई ने उन्हें गिरफ्तार तक कर लिया। जो इंसान गुजरात का दूसरा सबसे ताकतवर व्यक्ति था ना, उसे न सिर्फ जेल जाना पड़ा, बल्कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर उन्हें अपने ही राज्य गुजरात से तड़ी पार यानी निर्वासित कर दिया गया। उनके विरोधियों ने तो जश्न मनाना भी शुरू कर दिया था। लगा कि अब करियर खत्म। लेकिन किसी को भी इस बात का रत्ती भर भी अंदाजा नहीं था कि दिल्ली के गुजरात भवन के एक छोटे से कमरे में बैठा ये निर्वासित नेता एक ऐसा राष्ट्रव्यापी ब्लूप्रिंट तैयार कर रहा था जो आगे चलकर पूरा इतिहास ही बदलने वाला था। साबरमती जेल की सलाखों के पीछे के वक्त को इमेजिन कीजिए, जब कोई भी आम इंसान अपना मानसिक संतुलन तक खो सकता है। उस मुश्किल दौर में अमित शाह ने रोने या टूटने के बजाय खुद को पूरी तरह से किताबों में झोंक दिया। पता है उन्होंने वहां क्या किया? उन्होंने महीनों तक शिवाजी महाराज की युद्ध रणनीतियों और चाणक्य की नीतियों का बहुत गहराई से अध्ययन किया। उन्होंने अपनी इस सजा को, अपने इस वनवास को एक बहुत बड़े अवसर में तब्दील कर दिया था। भाग 3, द अल्टीमेट इलेक्शन मशीन। वो दौर जिसने राजनीति का गणित ही बदल दिया। अब देखिए, जेल और वनवास के दौरान जो रणनीति बनी ना, उसने भारतीय राजनीति में एक बिल्कुल नई चुनावी मशीन को जन्म दिया।
2014 का उत्तर प्रदेश चुनाव इसका सबसे बड़ा, सबसे क्लासिक उदाहरण है। यूपी एक ऐसा राज्य जहां बीजेपी दशकों से हाशिए पर पड़ी थी। शाह ने वहां पहुंचकर एक ऐसा निर्मम और सटीक गणित लागू किया जो किसी ने सोचा भी नहीं था। उन्होंने क्या किया? जो पारंपरिक तौर पर विरोधी माने जाने वाले वोट बैंक थे, उन पर समय बर्बाद करने के बजाय उन्हें पूरी तरह से दरकिनार कर दिया। अपना पूरा का पूरा फोकस सिर्फ गैर यादव ओबीसी और सवर्ण जातियों के बिखरे हुए वोटरों को एकजुट करने पर लगा दिया। और इसमें सबसे हैरान करने वाली बात थी उनका माइक्रो मैनेजमेंट। यूपी के 1400 पुलिस स्टेशनों के हिसाब से उन्होंने बाकायदा कमेटियां बना दी। जरा इस नंबर को देखिए, 1.5 लाख। अमित शाह ने पूरे उत्तर प्रदेश में 1,50,000 पन्ना प्रमुखों की एक ऐसी अभेद्य फौज खड़ी कर दी जिसका कोई मुकाबला ही नहीं था। हर वोटर लिस्ट के एक पन्ने का एक प्रभारी। उनकी कार्यशैली का अंदाजा आप बस इस बात से लगाइए कि वो रात के 3 बजे, जी हाँ, रात के 3 बजे किसी दूर दराज गांव के कार्यकर्ता को अचानक से फोन लगा देते और पूछते कि भाई आज अपने फलां व्यक्ति के घर चाय पी या नहीं, उसकी समस्या क्या थी। इस तरह के सीधे और व्यक्तिगत संपर्क ने कार्यकर्ताओं के अंदर एक अलग ही करंट दौड़ा दिया। और नतीजा क्या हुआ? बीजेपी ने यूपी की 80 में से 73 सीटें जीतकर पूरे देश को चौंका कर रख दिया। 2014 में जब वो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, तब पार्टी एक पारंपरिक राजनीतिक दल की तरह ही थी जिसके करीब 3.5 करोड़ सदस्य थे। लेकिन शाह के नेतृत्व में अगले सिर्फ 5 सालों में ये आंकड़ा 18 करोड़ पहुंच गया। 18 करोड़! उन्होंने मिस्ड कॉल सदस्यता अभियानों और कॉर्पोरेट स्टाइल के उस जवाबदेही सिस्टम को लागू करके पार्टी को दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक इलेक्शन मशीन में तब्दील कर दिया। भाग 4, सत्ता, नीतियां और ध्रुवीकरण। अब आते हैं उस दौर पर जब वो सरकार में नंबर 2 की हैसियत में आए। 2019 में जब वो देश के गृह मंत्री बने तो उनका ये सफर केवल चुनाव जीतने तक सीमित नहीं रहा, वो सीधे नीतियों को बदलने की तरफ मुड़ गए। 5 अगस्त 2019 की उस ऐतिहासिक और बेहद गोपनीय सुबह को भला कौन भूल सकता है, जब पूरी की पूरी संसद सन्न रह गई थी। अमित शाह ने जब कश्मीर से अनुच्छेद 370 को निरस्त करने का ऐलान किया और विपक्ष के भारी विरोध के बीच दहाड़ते हुए कहा कि हम इसके लिए अपनी जान दे देंगे। यकीन मानिए, ये फैसला इतने गोपनीय तरीके से लिया गया था कि बड़े-बड़े राजनीतिक विश्लेषकों और खुफिया एजेंसियों तक को इसकी भनक तक नहीं लगी थी। अगर हम उनके प्रशासनिक कार्यकालों को बिल्कुल ऑब्जेक्टिवली देखें तो कई बड़ी उपलब्धियां साफ नजर आती हैं। कश्मीर का ऐतिहासिक एकीकरण, पूर्वोत्तर भारत में दशकों से चले आ रहे उग्रवादी समूहों के साथ शांति समझौते करना और देश के भीतर नक्सली हिंसा के ग्राफ को काफी नीचे लाना। इसके अलावा रणनीतिक रूप से देखें तो उन्होंने पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर के उन इलाकों में पार्टी का जबरदस्त विस्तार किया जहां एक वक्त में पार्टी का नामो निशान तक नहीं हुआ करता था। लेकिन देखिए, किसी भी लोकतांत्रिक प्रणाली में हर बड़े चेहरे के हमेशा 2 पहलू होते हैं। एक तरफ उनके भारी समर्थक हैं जो उन्हें आधुनिक चाणक्य और लौह पुरुष मानते हैं। उनके लिए वो एक ऐसे शिल्पकार हैं जिसने आंतरिक सुरक्षा को मजबूत किया और कड़े फैसले लेने में कभी भी हिचकिचाहट नहीं दिखाई। लेकिन वहीं दूसरी ओर उनके कट्टर आलोचक भी हैं। वो उन्हें सत्ता का केंद्रीकरण करने वाला एक तानाशाह मानते हैं। आलोचकों का सीधा आरोप है कि उनके काम करने का तरीका पूरी तरह से ध्रुवीकरण पर आधारित है और वे अपने राजनीतिक विरोधियों के प्रति बेहद निर्मम हैं। विपक्ष उन पर लगातार कई बहुत गंभीर आरोप लगाता रहा है। इसमें सबसे बड़ा आरोप है जांच एजेंसियों जैसे ईडी और सीबीआई का एक राजनीतिक हथियार की तरह इस्तेमाल करना, जिससे विपक्ष बीजेपी की वॉशिंग मशीन कहकर बुलाता है। उनका कहना है कि आरोपी नेता पार्टी में आते ही एकदम पाक साफ हो जाते हैं। इसके अलावा इलेक्टोरल बॉन्ड का वो भारी विवाद, जिसमें आरोप लगाया गया कि एजेंसियों की रेड पड़ने के तुरंत बाद कई कंपनियों ने भारी भरकम चंदा दिया। साथ ही पेगासस के जरिए जासूसी के आरोप और मणिपुर में पिछले 1 साल से चल रही भयानक जातीय हिंसा पर नियंत्रण न कर पाना, ये कुछ ऐसे बड़े मुद्दे हैं जिन्होंने उनके गृह मंत्रालय के सामने लगातार बहुत ही गंभीर और चुभते हुए सवाल खड़े किए हैं। भाग 5, किंग मेकर का भविष्य। आगे क्या होने वाला है? रणनीति, सत्ता, विस्तार और इन तमाम विवादों के इस पूरे बवंडर के बीच अब सबसे बड़ा सवाल उनके भविष्य को लेकर खड़ा होता है। राजनीति में ना समय कभी एक जगह नहीं रुकता। पार्टी के नेतृत्व की गतिशीलता भी लगातार बदल रही है। तो सवाल ये है कि क्या अमित शाह हमेशा सिर्फ एक किंग मेकर ही बने रहेंगे
या फिर वो खुद किंग बनेंगे। राजनीतिक पंडितों के बीच आजकल ये बहस बहुत तेज है। कुछ विश्लेषकों का मानना है कि शाह के पास एक बहुत मजबूत संगठनात्मक पकड़ तो है, लेकिन पूरे भारत में मास अपील या एक लोक लुभावन चेहरे की शायद कमी है, जो अक्सर योगी आदित्यनाथ जैसे अन्य नेताओं में नजर आ जाती है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ कुछ लोगों का ये भी कहना है कि शाह हमेशा पर्दे के पीछे रहना ही पसंद करते हैं। वो सही समय का इंतजार करते हैं और ये उनका बहुत सोच समझकर जानबूझकर अपनाया गया रवैया है। तो फाइनली क्या भारत की राजनीति का ये अल्टीमेट गेम डिजाइनर 2029 में देश का प्रमुख चेहरा बनेगा, या फिर वो किसी नई बिसात, किसी नई रणनीति के साथ पीछे खड़े होकर ही डोर खींचना पसंद करेंगे? खैर, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। दोस्तों, राजनीति के इस बेहद जटिल शतरंज को डिकोड करने वाला हमारा ये एक्सप्लेनर अगर पसंद आया हो तो इसे शेयर जरूर कीजिएगा। ऐसे ही और भी एकदम निष्पक्ष और डेटा आधारित विश्लेषण आगे भी देखने के लिए डिकोड विद दुर्गेश यूट्यूब चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लें, और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनर में एक और नए विषय की गहराई में उतरने के लिए। तब तक के लिए नमस्कार।